नमस्कार, आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शो में हम देते हैं आज के बाजार का पूरा ब्यौरा, साथ ही करवाते हैं कल के बाजार की आपकी विशेष तैयारी। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं और हमारे साथ दर्शक भी जुड़ते हैं जिनके सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स देते हैं, उन्हें भरोसेमंद सलाह। आज के शो में क्या क्या खास है, जरा उस पर सबसे पहले निगाह डाल लेते हैं। तो पेटीएम में क्या अब खरीदारी का मौका है, ये बड़ा सवाल, इस पर करेंगे बात। क्रूड के लिए आगे क्या ट्रिगर्स हैं, जिस तरह की हलचल लगातार क्रूड में नजर आ रही है उस पर हम बात करेंगे। और कल के लिए हमेशा की तरह दमदार ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर आज हमारे साथ आपकी खास तैयारी के लिए कौन कौन से गेस्ट हैं। तो हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षर साहब और विघ्नहारा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस के विपुल कांकरिया जी। और आपको बताएं कि किस तरह से आप इस शो में जुड़ सकते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्विटर और फेसबुक पर जाइए, #KKT यानी कल की तैयारी आप स्पेस देते हुए अपना सवाल वहां पर पोस्ट कीजिए। आपके सवाल हम अपने शो में शामिल करेंगे और बढ़े शो में आगे। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो 3 कारोबारी दिनों की गिरावट के बाद बाजार में आज तेजी नजर आई। निफ्टी 18,244 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में 274 अंकों से ज्यादा का उछाल नजर आया। निफ्टी बैंक में भी 111 अंकों की तेजी रही। आईटी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों से बाजार को सपोर्ट मिला। दिन भर बाजार में क्या एक्शन रहा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा। अगर आज लास्ट के 15 मिनट को अगर आप छोड़ दें तो आज आपको फील ही नहीं हो रहा कि आप एक्सपायरी वाले वीक में भी ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लास्ट के 15 मिनट में आईटी शेयर्स में जो खरीदारी हुई है उसकी बदौलत निफ्टी ने ना केवल अपने 18,200 के लेवल को कॉन्कर किया बल्कि 44 पॉइंट और देकर और अच्छा प्रीमियम दिखाकर ये सिद्ध कर दिया कि 18,200 अभी भी मार्केट के लिए एक अहम सपोर्ट एरिया है। कल इसमें डैमेज हुआ था लेकिन डैमेज कंट्रोल 24 घंटे में ही मार्केट ने कर दिया। आते हैं सेंसेक्स पे, 250 अंकों की मजबूती यहाँ पे भी थी। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हमको अच्छी बढ़त बनती हुई दिखी। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के मुकाबले आज ज़्यादा अट्रैक्शन निफ्टी की रिकवरी का था, जो आपको अगले 2 दिन में दिख सकता है अगर आईटी कंपनीज चले तो। खैर, 42,400 के ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग मिली। एडवांस डिक्लाइन अगर आप देखेंगे तो कांटे की टक्कर चल रही है। 900 और 1000 शेयर आमने सामने खड़े हैं। सुबह एडवांसेस काफ़ी अच्छे थे लेकिन लैक लस्टर ट्रेड होने की वजह से डिक्लाइंस में वो कन्वर्ट हो गए, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग में वो कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स वो भी नीचे है और साथ ही अगर आप देखें वॉल्यूम भी बाजार के अंदर और दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है। खैर, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं। आज के जो टॉप गेनर्स थे उसमें इंडसइंड बैंक, JSW स्टील, NTPC ये आज के टॉप परफॉर्मर रहे हैं इंडेक्स के हिसाब से, यानी कि निफ्टी के हिसाब से। खासकर इंडसइंड बैंक जिसने आज सुबह ही अच्छी बढ़त गैप के साथ की थी, करीब आधे % की, और उसको दिन भर मेंटेन रखा और डेज हाई पे क्लोज किया है। HDFC लाइफ भी आज वापस निकल के आया। HDFC AMC की भी क्लोजिंग आज काफ़ी अच्छी आती हुई दिखी है। अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप लूजर्स काउंटर पे। अगर आप उस कैटेगरी में देखेंगे तो BPCL के अंदर फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई। हालांकि कच्चा तेल नीचे था लेकिन उसके बावजूद भी BPCL आज नहीं चला। नेस्ले, पावर ग्रिड, भारती एयरटेल ये कुछ एक और शेयर्स थे जहां पर आज आपको नुकसान करीब आधे से पौने 1% तक का दिखा होगा। ये सारे के सारे शेयर आपकी स्क्रीन पर हैं। आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे कि बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले शेयरों की जो परसेंटेज गेन लूज है वो थोड़ा सीमित हो चुका है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स कम है और लो वॉल्यूम है, इसलिए परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा। लेकिन ये प्रॉब्लम मिड कैप शेयर्स में नहीं है। आज ईज माई ट्रिप फिर से चला और ज़ोरदार चला 19% ऊपर। आज मज़गांव डॉक के अंदर, कोचिन शिपयार्ड दोनों के अंदर 5% से कहीं ज़्यादा की मजबूती थी। वरुण बेवरेजेस और बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंकों का खेमा आज भी काफ़ी एक्टिव था, करीब 5% की मजबूती यहाँ पर बनती हुई दिखी है। छोटे मझोले शेयर जाएंगे तो आज पेटीएम ने रिकॉर्ड लो टेस्ट कर दिया, आज 11% ये टूट गया। स्वान एनर्जी, RVNL, अवंती फीड्स ये कुछ एक और शेयर्स थे जो पिछले हफ्ते भर में काफ़ी चले हैं, लेकिन आज इनका दिन प्रॉफिट बुकिंग का था। आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। अब आ जाते हैं साल का हाई किस शेयर ने लगाया।
ईस्ट बाई टिप 2 दिन से चल रहा है तो इस साल के हाई पे पहुंच गया। आज बैंक ऑफ इंडिया के अंदर हमको तेजी आते हुए देखिए, कैस्ट्रॉल और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स ये कुछ एक शेयर्स थे जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के 48 घंटे दूर है हम डेरिवेटिव एक्सपायरी के मंथली बेसिस पर, इसलिए थोड़ी वॉलेटिलिटी और मजबूती उम्मीद कर सकते हैं बाजार के अंदर आ सकती है। तो बाजार में थोड़ी वॉलेटिलिटी और मजबूती दोनों की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और इधर पेटीएम का शेयर अपने आईपीओ भाव से गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। शेयर में हाल की गिरावट की क्या वजह है और क्या शेयर में अब खरीदारी का मौका है, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी हर्ष से। पेटीएम का आईपीओ हुआ 2150 रुपीज़ पर शेयर पे, करंटली 77% डाउन। काफ़ी सारा इन्वेस्टर वेल्थ इरोडेड। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे उनका आईपीओ हुआ था। अब उनका मार्केट कैप जस्ट अबव 30,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़ प्लस का इन्वेस्टर वेल्थ कंप्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है। एक कंसर्न लार्जली है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो है कि एडजस्टेड इबिटा पोस्ट ईसॉप का ईसॉप कॉस्ट का प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन होगा सितंबर 2023 तक। दो वजह है कि कॉस्ट एलिवेटेड है। वन है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि अराउंड 94 करोड़ पे थे ईयर अगो, अब 172 करोड़ पे है, तो काफ़ी ब्लोटेड एम्प्लॉय कॉस्ट नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि मार्केटिंग स्पेंड्स वो काफ़ी एलिवेटेड है और काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे, ये इंडिकेशन लार्जली आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से अचीव होगा? दो वजह से। एक है कि उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, काफ़ी अच्छे मार्जिन्स होंगे और उसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रिज होगा ये पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी गैप। और दूसरा है कि जो उनका पेमेंट्स बिजनेस है, जो प्राइमरी बिजनेस है, उनके वजह से करंटली 22% डाउन ओवर लास्ट 1 मंथ पेटीएम। वो लार्ज प्रेशर इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि 80% प्लस का जो मार्केट कैप है वो उसका जो 1 ईयर लॉक इन है वो चला गया है। तो बेसिकली ज़्यादा सेलर्स आए हैं, सोसाइटी जनरल ने सेल किया है। हमने काफ़ी सारे सॉफ्ट बैंक ने सेल किया है ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स। सो काफ़ी सारे सेलिंग देखा है जिसके वजह से शायद से नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर स्टॉक में। और चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान अविनाश जी और इसके साथ ही विपुल दोनों जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। किस तरह से देखते हैं मार्केट में जो आज एक रिकवरी नज़र आई है? क्या रिकवरी पथ पर मार्केट आता हुआ नज़र आ रहा है आपको? गुड इवनिंग प्रशांत। देखिए, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में आज जो रिकवरी आई है ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक से लेड है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर बाजार को सपोर्ट करना है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 18,400 18,450 का जो लेवल है वो मार्केट कन्विंसिंगली अगर क्रॉस करता है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि तेजी बरकरार रहेगी। मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में चुनिंदा स्टॉक्स में आपको एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि ये एक्सपायरी वीक है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी आपको इस हफ्ते में देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अप्रोच करिए। अभी भी काफी ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अर्निंग्स ग्रोथ कमेंट्री बहुत अच्छी दिखी है और यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में। तो इंडेक्स को लेके मैं थोड़ा सा कॉशियस हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और अगर बढ़ता है और सस्टेन्ड बाइंग अगर एफआईएस से आती है, क्योंकि आज भी हमने देखा कि एफआईएस की बिकवाली हुई है, तो थोड़ा सा बच के रहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स हो सकता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा वोलेटाइल ट्रेंड दिखाएगा। बिल्कुल, तो थोड़ा वोलेटाइल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। विपुल, आपकी आज के बाजार पर क्या होगी राय? विपुल, अब तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ, अब आई आपकी आवाज। जी जी, आज के बाजार पर आपकी क्या राय होगी? मेरा भी मानना यही था कि जैसे हम ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं पिछले कुछ वीक से, तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में ही रहा है, काफी टाइट। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट ट्रिगर्स होंगे, एक तो जो मंथली एक्सपायरी है थर्सडे को, तो वहां उस दिन हम कुछ वोलेटिलिटी मार्केट में देख सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट बिग ट्रिगर रहेगा मार्केट के, वो होगा गुजरात इलेक्शंस का आउटकम। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चाल मार्केट में आपको उसके बाद मिल सकती है, बट इस स्तर पे करंटली मेरा भी कॉशियस व्यू ही है इंडेक्स पे। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे तो बेटर रहेगा। कोई एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन मिले मार्केट, तो उसके बाद में हम वहां पर पोजीशंस बनाएंगे फ्रेश।
बिल्कुल। तो फिलहाल अहम राय हमारे दोनों खास मेहमानों की ओर से आते ही आज के बाजार पर और आगे किस तरह की रणनीति आपको बनानी चाहिए उस पर सटीक राय देते हुए हमारे दोनों खास मेहमान। और इधर क्रूड में भारी उठा पटक देखने को मिली है। क्रूड के लिए आगे क्या हैं ट्रिगर्स और कौन से शेयर फोकस में रहेंगे, क्रूड में एक्शन किस तरह का होगा, डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौमीत सरकार। कल अगर ओवरनाइट आप देखेंगे तो क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी। डेज ओपनिंग से लेकर अगर आप देखें तो करीब 6% का ड्रॉप देखने मिला। ये तब हुआ जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की जहां पे वो कह रहे थे कि ओपेक प्लस अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं 5 लाख बैरल्स पर डे से। अगर आप कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ऑलरेडी डिमांड कंसर्न्स है। चाइना के कोविड टाइटनिंग पॉलिसी के कारण भी डिमांड ट्रेंड्स वहाँ से वीक निकल के आ रहे हैं। और यूएस में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट हाइक होने के कारण रिसेशन की रिस्क तो है ही, बट डॉलर इंडेक्स बढ़ने के कारण भी क्रूड के डिमांड में एक इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशंस है। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर सप्लाई बढ़ा दिया जाता है तो सप्लाई ओवरहैंग होने के कारण एक हमें ये 6% का ड्रॉप देखने मिला था। बट अगर आप देखें फिर डेज लो से अगर आप देखें तो करीब 7% की उछाल देखने को मिली थी, क्योंकि सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ने एक रिलीज दिया था जहां पे उन्होंने कहा कि ये जो न्यूज़ रिपोर्ट है ये कम्प्लीटली गलत है और वो कोई भी ऐसा प्रोडक्शन का इंक्रीज अब नहीं कंसिडर कर रहे हैं ओपेक प्लस मीट के पहले, और इसी कारण हमें ये वॉलेटिलिटी देखने मिली। बट डेज एंड में अगर हम देखें तो क्रूड करीब फ्लैट ही क्लोज हुआ था, करीब $88 प्रति बैरल के आसपास। उसके अलावा अगर हम देखें तो अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हमें ट्रैक करनी होगी अगर क्रूड प्राइस की बात करें तो, क्योंकि उस डेट्स पे शायद वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है क्रूड प्राइसेस को लेके। तो पहला तो December 4 है जब ओपेक प्लस की मीट है और वो प्रोडक्शन शायद कट करने की कंसिडरेशन कर सकते हैं। उसके अलावा December 5 हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि यूरोपियन यूनियन बैन करने वाले हैं रशियन क्रूड को, और December 13 और 14 को यूएस फेड मीट है जहां पे वो इंटरेस्ट रेट हाइक कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारे डेट्स हमें नज़र में रखनी होगी। अब अगर हम इंडिया क्रूड ऑयल बास्केट की बात करें तो वहाँ पे अगर हम देखें तो $90 के नीचे ये पहली बार गिरा है पिछले काफ़ी महीनों में। अगर हम देखें तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक ये 91 to 116 डॉलर पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा था, और नवंबर में पहली बार ये $90 के नीचे जा चुका है। अभी इंडिया के लिए बेनिफिट है क्योंकि इंडिया करीब 85% ऑफ अपना क्रूड रिक्वायरमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है, और अगर $10 प्रति बैरल से क्रूड प्राइसेस गिर जाते हैं तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो करीब $14 to 15 बिलियन से नैरो हो जाता है, जो कि 0.4% है जीडीपी का। और अगर रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है करीब 50 to 60 बेसिस पॉइंट्स, और होलसेल इन्फ्लेशन 125 to 135 बेसिस पॉइंट से गिर जाता है। उसी के साथ डेफिसिट जो है वो भी ट्रेड डेफिसिट जो है वो भी करीब $12.5 बिलियन से कम हो जाता है एवरी $10 प्रति बैरल ड्रॉप करने क्रूड के गिरने से। अब अगर हम कंपनीज और सेक्टर्स की बात करें तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और ऑयल रिफाइनर्स जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, BPCL, HPCL, MRPL और चेन्नई पेट्रोलियम, इनके लिए इम्पैक्ट एक मिक्स है क्योंकि क्रूड ड्रॉप होने से मार्केटिंग मार्जिन तो बढ़ जाती है बट इन्वेंट्री लॉसेस होने की भी रिस्क बढ़ जाती है इन कंपनीज़ के लिए। और ऑयल एक्सप्लोरर्स की अगर हम बात करें जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, वेदांता, HOEC, तो इनके लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है क्योंकि क्रूड प्राइसेस गिरने से उनकी रियलाइजेशंस कम हो जाती है और रियलाइजेशंस कम होने से उनकी प्रॉफिट भी कम हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयरलाइन, पेंट, टायर, सीमेंट और लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चरर्स, इन कंपनीज़ के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि लोअर क्रूड प्राइसेस से उनकी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस है वो कम हो जाती है, तो उनके मार्जिन्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इन सारे सेक्टर्स और कंपनीज पे ध्यान रखना होगा। चले बढ़ते हैं आगे और अब हमारे दोनों खास मेहमान हमारे जो दर्शक हैं उनकी सवालों के उन पर भरोसेमंद सलाह देने के लिए तैयार हैं। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं मदसन सुमी को लेकर और उसमें से एक क्वेरी है, रतन है मुंबई से। उन्होंने ये पूछा है कि डी मर्जर के पहले उन्होंने ये शेयर लिया हुआ था और इसमें उन्होंने बोला है कि 117-118 के भाव पे उन्होंने लिया था, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन उन्हें अब नज़र आ रही है अपने पोर्टफोलियो को देखते हुए। कोई ख़ास सलाह उन्हें? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए मदरसन सुमी डीमर्ज हो गई है दो कंपनियों में। एक तो वायर हार्नेस का डिवीजन है और एक उनका ग्लोबल बिजनेस है। मैं समझता हूं कि देखिए वायर हार्नेस बिजनेस ज़्यादातर इंडिया फोकस्ड है और यहाँ पे हमको डोमेस्टिक कस्टमर से बिजनेस मिलता है, तो ये अच्छी तरह से ग्रो करेगा। लेकिन अगर दूसरी कंपनी यानी सरदाना मदरसन की बात करें तो यहाँ पे इनके ज़्यादातर यूरोपियन कस्टमर्स हैं, तो हो सकता है कि थोड़े बहुत हेडविंड्स आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए कंपनी को फेस करने पड़े। लेकिन
लंबी अवधि के लिए प्रशांत मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा ग्रुप है जिसने शेयर होल्डर्स को बहुत ही तगड़े तरीके से रिवॉर्ड किया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो दोनों शेयर जो इनको मिले हैं कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है ऐसी ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा समय इनको यहाँ पे इन्वेस्टेड रहना पड़े। तो अगर आपका नज़रिया 1 से 1.5 साल का है लंबी अवधि के लिए, तो यहाँ संभावनाएं आपके लिए मौजूद हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगले जो हमारे दर्शक हैं उनके सवाल की ओर बढ़ते हैं। आशीष जैन हैं। आशीष ने सवाल पूछा है कि BHEL के 5,000 शेयर लिए उन्होंने और 69 रुपये 50 पैसे के भाव पर क्या करें? विपुल आप बताएं क्या करें आशीष इस शेयर का? होल्ड करिए, वो लेवल हमें शॉर्टली वापस देखने मिलेगा। आज एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी दिया था BHEL ने। चार्ट्स पे अच्छा लग रहा है, अपसाइड के टारगेट्स इंटैक्ट रहेंगे यहाँ पर। आप अगर टारगेट्स की अगर मुझे पूछे तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पर अराउंड 84-89 के लेवल्स देख सकते हैं BHEL में शॉर्टली। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो अगले दर्शक हैं उनका नाम है कायम, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं और इनके पास अडानी विल्मर के 100 शेयर हैं 690 के भाव पे। अविनाश जी, क्या होगी इन्हें खास सलाह? मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी विल्मर इन्होंने जो खरीदा है, इनको थोड़ा सा समय इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एफएमसीजी स्पेस में नॉट ओनली अडानी विल्मर लेकिन पतंजलि, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन सारी कंपनीज को कॉस्ट पुस्ट इन्फ्लेशन का इफेक्ट बेयर करना पड़ा है और उसलिए मार्जिन Q2 में काफी कम थे। लेकिन अच्छी बात है कि पाम ऑयल के प्राइसेस करीबन 30-35% पीक लेवल से नीचे आ गए हैं। पाम ऑयल एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल अडानी विल्मर और सारे एफएमसीजी सेक्टर के लिए, तो इसका बेनिफिट आपको तीसरे तिमाही में जरूर देखने को मिलेगा। और वैसे भी मुझे लग रहा है कि अडानी विल्मर अगर कोई साल 1.5 साल रखता है तो अच्छा विकल्प है, यहाँ से भी अच्छी कमाई हो सकती है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। अडानी विल्मर में बने रहने की सलाह, एक लंबा नज़रिया इसमें रखिए, आपको बेहतर रिजल्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। विपुल, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, बहुत सारे क्वेरीज में बार बार LIC को लेकर लोग पूछ रहे हैं और पिछले दिनों उन्होंने एक तरह का हमने देखा कि एक अच्छी रैली नज़र आई। तो किस तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने IPO के समय से ले रखा है, कुछ ने एवरेजिंग की है, क्या होगी खास सलाह? LIC में मुझे अगर मैं इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखूं तो जो रैली आई थी वो मोमेंटम एक पुल बैक रैली थी। अभी भी इसमें जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो जारी है। इसका जो ओवरऑल ट्रेंड है चार्ट का, एंड इवन टेक्निकल्स के हिसाब से हम देखें तो इसमें कोई ऐसा नजरिया नहीं है फिलहाल कि जो हमें बाइंग की सलाह दे। तो मैं इस काउंटर से तो दूर रहना चाहूंगा फिलहाल, जब तक कोई मोमेंटम नहीं आता अपसाइड में। एंड मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कोई भी शेयर बाई करें जब आपको अगर दिख रहा है कि उसमें मोमेंटम हो, अपसाइड के टारगेट्स नजर आ रहे हैं, तब आप बाई करिएगा। फिलहाल LIC में ऐसा कोई सिचुएशन मुझे नजर नहीं आ रहा है, तो मैं इस काउंटर को फिलहाल के लिए अवॉइड करूँ। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह आती हुई चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। कल बाजार के लिए क्या ट्रिगर्स रहेंगे, बता रही हैं हमारी सहयोगी वामाक्षी। जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम कुछ ग्लोबल क्यूज के साथ। तो EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट कल आफ्टर मार्केट आज रिलीज होगी और क्रूड की मूव्स को ध्यान में रखते हुए ये एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक क्यू है होगा जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। इसके अलावा FOMC की जो बैठक हुई थी नवंबर 1 और 2 को, उसके मिनट्स आने वाले हैं आफ्टर मार्केट आवर्स, तो इस पर भी फोकस करेगा। अगर कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो सीमेंस अपने नतीजे पेश करेंगे आज आफ्टर मार्केट आवर्स, जिसके चलते ये स्टॉक कल फोकस में रहेगा। वीनस पाइप्स, इनका एंकर लॉक इन पीरियड कल समाप्त हो रहा है, करीब 27% इक्विटी लॉक इन पीरियड से बाहर आ जाएगी और इसी के चलते ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इजी ट्रिप प्लानर्स की बोर्ड की बैठक होने वाली है, वो बोनस इशू पर चर्चा करेंगे और कंप्यूएज इन्फोकॉम लिमिटेड भी फोकस में रहेगा। कंपनी का जो राइट इशू है वो कल खुलने वाला है। न्यू लिस्टिंग्स की बात करें तो आइनॉक्स, ग्रीन एनर्जी दोनों ही एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने जा रहा है कल, और दूसरे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए, वो होगी मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आज 4:30 बजे, तो इस पर भी फोकस करेगा। तो ये थे सारे क्यूज जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये थे कल के अहम ट्रिगर्स जिन पर आपको निगाह रखनी है। हमारे दोनों खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और एक बार फिर से ज़रा दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। जगदीश चौधरी हैं, उन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और इनका सवाल है कि इन्होंने सेल के 2200 शेयर लिए हैं 99 रुपए के भाव पे, क्या करना ठीक रहेगा? अविनाश जी, क्या होगी इन्हें सलाह?
लग रहा है प्रशांत, सेल के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आगे बहुत ही खराब थे, क्योंकि ओवरऑल मेटल प्राइसेस अभी भी नरम है और चाइना अभी भी पूरी तरह से मेटल मार्केट में उतरा नहीं है, तो ग्लोबली मेटल प्राइसेस थोड़े से ठंडे हैं। अभी कल ही गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है, तो थोड़ा बहुत राहत डेफिनेटली इंडियन कंपनीज को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक प्राइसेस अभी एक्सपोर्ट प्राइसेस से काफी सिग्निफिकेंट है, तो कोई बड़ी राहत आपको ये रेगुलेशन से इमीडिएटली नंबर्स में देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी तो सलाह है कि अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड करिए, बट अगर इनका नजरिया एकदम मीडियम टू शॉर्ट टर्म है तो कोई भी राइज मिलता है तो उछाल में निकल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक चाइना मेटल मार्केट में आता नहीं है, यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगी। तो खास सलाह जगदीश जी आपको मिलती हुई, आपका अगर नज़रिया लंबा है, लंबी अवधि का है तो थोड़ा आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका नज़रिया लंबा नहीं है तो अविनाश जी जैसा उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा संभावनाएं इस शहर में नज़र फिलहाल नहीं आ रही हैं। और चलिए अब हमारे खास सेगमेंट की बारी है वीआईपी शेयर्स की। तो हमारे दोनों ही खास मेहमान अपने अपने वीआईपी शेयर्स के साथ इस वक्त तैयार। सबसे पहले विपुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताएं आपकी वीआईपी पिक्स कौन कौन सी हैं? पहला मेरा जो स्टॉक रहेगा वो है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर एक अच्छा खासा टेक्निकल हमें ब्रेक देखने मिला है एंड मोमेंटम स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाइस की तरफ है स्टॉक, तो मैं यहाँ पर बाय करने की सलाह दूंगा। स्टॉप लॉस आप 281 का रखें और टारगेट लेवल होंगे 354 और 396। एंड जो दूसरा मेरा शेयर है वो एक टेक्निकल सेल साइड में है, वो डीएलएफ है। यहाँ पर सेल ऑन राइज की राय रहेगी मेरी। 394 या 96 का लेवल जब आए उस काउंटर को आप सेल करिएगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 402 और टारगेट से आपको देखने मिल सकते हैं 384 और 376 के। बिल्कुल, तो दो अहम स्टॉक्स पर सलाह आती हुई विपुल जी की तरफ से, किर्लोस्कर और डीएलएफ की, जिसके लेवल्स भी उन्होंने आपको बताए। अब रुक करते हैं अविनाश जी का। अविनाश जी भी तैयार हैं अपनी वीआईपी पिक्स के साथ। अविनाश जी बताएं कौन कौन से शेयर रहेंगे आपकी चुनिंदा? प्रशांत, पहला शेयर जो मुझे पसंद है वो लुब्रिकेंट सेक्टर में गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स है। जैसे सभी को पता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी वॉलेटिलिटी और कटाई आ गई है, तो इस कंपनी को अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होते हैं तो डेफिनेटली फायदा होना चाहिए। पिछले साल इस कंपनी ने करीबन 2000 करोड़ का रेवेन्यू, करीबन 211 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। पहले फर्स्ट हाफ में भी नंबर्स काफी ठीक ठाक है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है। कंपनी के जो डिविडेंड पे आउट पॉलिसी वो भी काफी अच्छी है और वैल्यूएशंस करीबन 8 या 9 के पी 1 ईयर फॉरवर्ड पे पी मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम यहाँ पे अगर कोई 432-33 पे खरीदता है जो करंट प्राइस है, तो करीबन 510 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलना चाहिए। दूसरी कंपनी कैपिटल गुड्स का एक फ्रंटलाइन प्लेयर है कमिंस इंडिया, जो हमको लग रहा है कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स Q2 में रिकॉर्ड कर चुकी है। सेकंड हाफ भी बहुत ही बेहतरीन आएगा, ऑर्डर बुक अच्छी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रांग है और हमको लग रहा है कि आने वाले बजट में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक अच्छा बूस्ट मिलना चाहिए। तो ये देखते हुए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो इसको इस लेवल से या कोई गिरावट में भी आप खरीदे। करीबन 1500 का टारगेट प्राइस यहाँ पे हमारा कमिंस इंडिया के लिए की ओर से गल्फ ऑयल और कमिंस इंडिया में निवेश करने की सलाह, यहां पर खरीदारी की सलाह आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अविनाश सर। इसके साथ ही विपुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के सवाल उनको भरोसेमंद सलाह देने के लिए और उसके साथ ही अपनी वीआईपी पिक शेयर करने के लिए और मार्केट पर अपनी खास नजरिए के लिए। फिलहाल इस शो में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।